कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो तैयारी है वो शुरू कर रखी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी कैसे हो और किस प्रकार से हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना हो। आज हम स्वयं प्रकाश के नेताजी चश्मा बाल गोविंद भगत जो रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र, उसके बाद नंबर 3 पाठ हमारे पास है वो है लखनवी अंदाज यशपाल। हाँ, लखनवी अंदाज, बस रोक दो सर। अब लखनवी अंदाज ये एक व्यंग्य कहानी है। अगर साहित्य की विधा की बात करें तो क्या है? व्यंग्य कहानी है। रचयिता कौन है? यशपाल। समझ गए? यशपाल का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है? झूठा सच। किस पर लिखा है? भारत पाकिस्तान विभाजन पर। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? यशपाल का जन्म हुआ था यशपाल का जन्म हुआ था छावनी, पंजाब, फिरोजपुर। पंजाब की फिरोजपुर छावनी में यशपाल का जन्म हुआ था। यशपाल किसके मित्र थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के मित्र थे। क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्तित्व थे। यशपाल की और रचनाएं कौन सी है? अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, ये सभी रचनाएं उनकी हैं। और अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। भारत पाकिस्तान विभाजन के रास्ते पर लिखा गया यशपाल का उपन्यास है। पहला ये प्रश्न आ गया। पार्टी कॉमरेड नहीं है, दादा कॉमरेड नहीं है, झूठा सच से उपन्यास है और तेरी मेरी उसकी बात, अर्थात झूठा सच उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा था। लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य के रचनाकार यशपाल है, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शोक फरमाए। लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर बताइए कि रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? मैदा भी जरा कमजोर है। अगर आपने इस पाठ को 3 बार पढ़ा चुका हूँ, तीनों ही बार इसका अर्थ मैंने बताया है। और अगर आपने अच्छी तरीके से देखा है तो पता आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। मैदा का अर्थ मिलेगा अमाशय या पाचन तंत्र, डाइजेक्शन, अमाशय या पाचन तंत्र। अब इन दोनों में से कोई ऑप्शन में है तो वो सही हो जाएगा। मस्तिष्क नहीं है, अमाशय बिल्कुल सही हो गया। मुंह है नहीं, दांत है नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमाशय, अर्थात पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर है, इसलिए कृपया आप इस होके फरमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम का मतलब क्या है? सम्मान। साफ साफ बताए हुए सब बातें। हमें सम्मान में सिर खम, झुका लेना पड़ा, ठोक लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब तरीका, नफासत और नजाकत, विशिष्टता और कोमलता। लखनवी अंदाज के लेखक ने नवाब के किस काम को खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत कहा है? अब ऑप्शन में जाने की जरूरत है क्या? किसको कहा है? सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंका, उसके बाद डकार आने को, मात्र सूंघने भर से डकार आने को कहा है। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? खीरा का धोना गलत, खीरा को छीलना गलत, नवाब का खीरा काटना गलत, खीरा की फांकों को सूंघ कर बाहर फेंकना ये सही है। अब यहाँ पर सूंघ कर बाहर फेंकना के स्थान पर यह भी आ सकता है कि सूंघ कर डकार लेना, सूंघ करे डकार लेना, ये ऑप्शन आ जाए तो भी सही है, बाहर फेंकना तो भी सही है। इसलिए ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ज्यादा सही कौन सा है। नेक्स्ट। खीरा लजीज होता है, लजीज का मतलब है स्वाद, लेकिन होता है शकील, शकील यानी बराबर कम, भरा हुआ। नामुराद, न चाहते हुए भी, नामुराद का मतलब है न चाहते हुए भी, मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदा का मतलब है पाचन शक्ति। लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर बताइए कि यह कथन किसका है? कौन कहेगा ये बात है? आप और हम थोड़ी कहेंगे, लेखक थोड़ी कहेगा। दिखावा कौन कर रहा है पाठ में? नवाब कर रहा है। तो कौन कहेगा? लखनऊ का नवाब कहेगा। उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये हो जाएगा। लखनवी अंदाज नामक लेख के लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों ले लिया? तो अब देखते हैं कि सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया है। अब इसका उत्तर देखें, इससे पहले मैं आपको बात बताता हूं। क्या? कि दूर तो कहीं जाना नहीं था, भीड़ से बचने व एकांत में यात्रा करने तथा
प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ले लिया। ये सेकंड पैराग्राफ में बात लिखी हुई है। कौन से में? सेकंड पैराग्राफ में। भीड़ से बचने के लिए वह प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए, बाद में आती है लाइन, नई कहानी के विषय में सोचने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ले लिया। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आराम से यात्रा करने की वजह से नहीं। नई कहानी के संबंध में सोच सकने में, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने की वजह से, बिल्कुल। तीन ऑप्शन आ गए ना। मैंने 3 बातें बताई हैं। भीड़ से बचना, नई कहानी के विषय में सोचना और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना, और तीनों बात आ गई। नंबर 1, नई कहानी के संबंध में सोच सकने। नंबर 2, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए, और सोने व आराम करने की वजह से नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं तो कैसे हो सकता है? इसलिए आराम से यात्रा करना। अब ये आपके प्रश्न उत्तर कब सही होंगे? जिस प्रकार मुझे पता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, सेकंड में क्या लिखा है, थर्ड में क्या लिखा है, और मुझे नहीं पता है तो कहीं ना कहीं मुझे इतना भी याद आता है कि कितने कोस की दूरी पर तालाब था, कितने कोस की दूरी पर गंगा थी, 30 कोस की दूरी पर गंगा थी। और मुझे अगर कन्फ्यूज होता है तो मैं आपको भी कहता हूं कि इसको देखना, है ना, और देखकर बताना। तो कहने का मतलब यह है कि जितना अधिक आप इनको पढ़ेंगे, आपके उतने ही सटीक आंसर अपने आप, बिना ऑप्शन के, जिस दिन बिना ऑप्शन के आपको आंसर याद आ जाए कि इसका उत्तर तो ये होगा, और वो ऑप्शन के अंदर मिले देखने पर, इसका मतलब आपकी तैयारी फुल है। आगे देखते हैं। सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक की सीट के पास वाली बर्थ पर कौन बैठा था? नवाब बैठे थे। लखनऊ के एक नवाब। लखनऊ के नवाब के पास खाने की कौन सी चीज रखी हुई थी? 2 खीरे। अब देखो, 2 कालमी आम, गलत। 2 तरबूज, गलत। अब उत्तर क्या होगा? 2 खीरे। अब अगर ये भी आ जाए ऑप्शन में, ये भी आ सकता है क्या कि 2 खीरे, 4 खीरे, 5 खीरे, इस प्रकार से भी ऑप्शन आ सकता है। तो भी उत्तर क्या है? 2 खीरे। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ देखो, 2 इलाहाबादी अमरूद, 2 बालम खीरा। अब देखो यहां बालम आया है। बालम किसका नाम है? खीरे की प्रजाति, खीरे की प्रजाति है बालम। जिस प्रकार देसी प्याज, शंकर प्याज, है ना, ये होते हैं ना, वैसे बालम खीरा होता है। अब देखो यहां से प्रश्न ये भी बन सकता है कि बाल गोविंद भगत लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य कहानी में बालम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए, प्रिय के लिए। ऑप्शन बी, बालक के लिए। ऑप्शन सी, खीरे की प्रजाति के लिए। और ऑप्शन डी, खीरा बेचने वाले के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? खीरे की प्रजाति के लिए। याद रखना, बालम खीरे की प्रजाति है। नेक्स्ट, नवाब के पुनः आग्रह करने पर भी लेखक ने चाहते हुए भी खीरा क्यों नहीं लिया था? लाइन कौन सी है? इनकार कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अब ऑप्शन देख लो। क्योंकि एक बार मना कर चुके थे, पहली बार में आ गया ऑप्शन सही। क्योंकि एक बार मना कर चुके थे, खीरा खाने का मन नहीं था, गलत बात, मन पूरा था लेकिन मना कर चुके थे। लेखक मुसलमानों के हाथ की वस्तु पसंद नहीं करता था, बिल्कुल, लेखक को कोई मतलब नहीं मुसलमान हिंदू से। और लेखक बीमार था, ये भी नहीं। तो क्योंकि एक बार वो मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। नेक्स्ट, लखनऊ के नवाब का खीरा खाने का तरीका था, पता ही आपको, फांकों पर नींबू और नमक लगाकर खाना। नींबू और नमक नहीं लगाए थे, अब याद करो लगाया गया था जीरा, मिर्ची, है ना, और क्या लगाया था? धनिया। अब देखो, फांकों को चटनी से खाना, गलत। फांकों को सूंघ कर बाहर फेंक देना, यही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात लखनऊ के नवाब का खीरा खाने का तरीका क्या था? उसको रसास्वादन के साथ सूंघा और धीरे धीरे खिड़की के बाहर छोड़ते गए, इस प्रकार की लाइन है। तो इस लाइन का उत्तर क्या हो जाएगा? फांकों को सूंघकर बाहर फेंक देना। लखनवी अंदाज कहानी है, सबसे पहले यही बताया मैंने क्या है, व्यंग्य कहानी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? व्यंग्यात्मक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, साइकोलॉजिकल कहानी नहीं है। साइकोलॉजिकल कहानी कौन सी है? जैसे जैनेंद्र की पाजेब कहानी है, वो एक साइकोलॉजिकल कहानी है। हास्य कहानी, ये हास्य कहानी भी नहीं है। और ऐतिहासिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी भी नहीं है। ऐतिहासिक कहानियां सबसे ज्यादा किसने लिखी हैं? उपन्यास और कहानी जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं, और अलावा इसके मुंशी प्रेमचंद ने 2-4 लिखी हैं, और उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखे हैं ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांत या ऐतिहासिक कहानियां। तो ये व्यंग्यात्मक कहानी है। नेक्स्ट है,
लखनवी अंदाज कहानी में व्यंग किया गया है। समरी पढ़ना पाठ की समरी में 4 लाइन है, उन 4 लाइन में इस प्रश्न का उत्तर है। किस पर व्यंग किया गया है? नई कहानी के लेखकों पर व बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया गया है। अब उत्तर देखते हैं। शान शौकत और बनावटी जीवन शैली पर बिल्कुल सही है। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बिल्कुल गलत है। शिक्षा पर गलत है। उक्त सभी पर हो ही नहीं सकता जब 2 और 3 पर नहीं है तो। सो शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब का मतलब है खाने की इच्छा नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमजोर है, पाचन शक्ति या आमाशय भी जरा कमजोर है। किबला कृपया शौक फरमाए आप ही खाएं। यह कथन किसने किससे कहा? तो इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, ये बात कौन कह सकता है? यानी मैं खाता था हूं लेकिन इस समय मेरी इच्छा नहीं है और मेरा मैदा भी कमजोर है, इसलिए कृपया आप ही शौक फरमाए। तो लेखक ने यह कथन कहा नवाब साहब से। उत्तर क्या हो जाएगा? लेखक ने नवाब से। नेक्स्ट, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है। आंखें चुराना का मतलब अनदेखी करना, आंखें चुराना। अब देखो ऑप्शन देखते हैं। प्यार करना नहीं, प्यार हो जाना नहीं, आंखें मिलाना होता है वो तो, है ना, आंखों का मिलना। अनदेखा करना बिल्कुल सही है, और दुश्मन की नजर से देखना नहीं। तो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनदेखा करना। लखनऊ के स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की क्या विशेषता है? हाँ, पाठ में लिखा है। लखनऊ स्टेशन में खीरा बेचने वालों की विशेषता है कि वे खीरों के साथ जीरा मिर्च की पुड़िया ग्राहक के सामने हाजिर कर देते हैं। साफ साफ लाइन है। तो ये बात है कि वहां हो जाएगा सही। ये बात मुझे लगती है 3 नंबर पर है। खीरे के साथ जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की सुर्खी। यहाँ पुड़िया लिखा है, वहां क्या लिखा है? सुर्खी हाजिर कर देते हैं। खीरे के साथ काला नमक को पिसा हुआ जीरा देते हैं नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर आते हैं। हाँ, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे के पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। किसके मुंह में पानी आ रहा था? लेखक के मुंह में। आदमी 2 हैं, कितने हैं? 2 हैं। अब जीरा मिर्च लगा कौन रहा है? नवाब भी लगाएगा, लेखक तो लगा नहीं से रहा, और आदमी 2 बैठे हैं पूरे डिब्बे में, तो उत्तर क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट, लेखक कनखियों से नवाब को देखकर क्या सोच रहे थे? हाँ, लाइन पूरी की पूरी लिख दी है बुक वाले ने। नवाब रईस बनने का ढोंग व दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, यही है। नवाब वाकई रईस खानदानी लग रहे हैं? नहीं। नवाब मुझसे कोई बात करे? नहीं। नवाब साहब किसी पार्टी के सदस्य हैं? नहीं। तो नवाब रईस बनने का ढोंग व दिखावा कर रहे हैं, ये बात इससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। किसके ज्ञान चक्षु खुल गए? लेखक के। और किस लिए बैठे हैं वो? नई कहानी के विषय में शोध के लिए या सूझ के लिए या नई कहानी पर रिसर्च करने के लिए वो डिब्बे में फिलहाल हैं। नेक्स्ट, ज्ञान चक्षु खुल गए लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर बताइए कि किस घटना को देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। हाँ, कौन सी घटना? खीरे को सूंघ कर फेंकने वाली घटना के आधार पर। ऊपर देखिए और आ गया क्वेश्चन नीचे। हार्दिक स्वागत है, विक्रम जी आ गए हैं, अभी उनका टर्न है थोड़ी देर बाद में। तो हाँ, और देखिए सर, खीरे की फांकों को सूंघ कर उनका स्वाद लेने का ढोंग करते हुए नवाब करते हुए बाहर क्यों फेंक रहे थे? तो इसका उत्तर वो पहले वाला, ये तो अपनी शान शब्दों। लेखक के, हाँ, यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी पंजाब। पहले ही मैं बता चुका हूं और ये नाम मुझे कई देर बाद याद आया था, आपने इसको देखा भी है। तो फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ। निम्न में से कौन सा उपन्यास यशपाल जी का नहीं है? पार्टी कॉमरेड यशपाल जी का उपन्यास है। दादा कॉमरेड यशपाल जी का उपन्यास है। देशद्रोही यशपाल जी का उपन्यास है। रानी नागफनी की कहानी, हाँ, रानी नागफनी की कहानी ये किसका है? हरिशंकर प्रसाई का है।
हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के गांव जमानी में हुआ था। समझ गए? और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भूत के पांव पीछे, ये उनके ऐसे व्यंग भी हैं जो स्मृतियों में लोगों के। तो इसका उत्तर हो जाएगा रानी नागफनी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उधर। हाँ, क्वेश्चन है यशपाल हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यशपाल है और लिखा हुआ है क्या है? यथार्थवादी विचारधारा के साहित्यकार, बिल्कुल यशपाल की कहानियों में और उपन्यास में आपको यथार्थ मिलेगा। यथार्थ का मतलब वास्तविकता, रियलिटी मिलेगी, आदर्श की बातें नहीं मिलेंगी। मार्क्सवादी विचारधारा के साहित्यकार, बिल्कुल सही है। प्रगतिवादी विचारधारा के साहित्यकार, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा। प्रगतिवादी विचारधारा के साहित्यकार क्यों है? क्योंकि वे प्रगतिवाद के लेखक थे, इसलिए। हिंदी कहानी लखनवी अंदाज के लेखक साहित्यकार हैं। अब हिंदी कहानी की जगह ये भी आ सकता है व्यंग कहानी। कैसा कहानी है? व्यंग कहानी है ये। तो यशपाल है इसके। रामवृक्ष बेनीपुरी ने तो बाल गोविंद भगत लिखा है। प्रेमचंद ने आपके कोई सिलेबस में पार्ट है ही नहीं प्रेमचंद का, और यशपाल उत्तर हो गया। प्रणेशनाथ रेणु ने क्या लिखा था पिछले साल? ऋणजल धनजल से उनका एक जो लिया गया था बाढ़ के ऊपर दृश्य, इस जल पड़ले में। क्या था? इस जल पड़ले में। नेक्स्ट, लेखक ने रेल का सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? आ गया पूरा का पूरा पैराग्राफ। भीड़ से बचने के लिए, बिल्कुल सही है। एकांत में नहीं, कहानी के संबंध में सोचने के लिए, बिल्कुल सही है। खिड़की से प्राकृतिक से देख सकने के लिए, बिल्कुल सही है। साफ साफ लिख लेना कॉपी के अंदर। इन 3 कारणों के कारण ही लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। और पैराग्राफ कहां से शुरू होता है? दूर तो जाना नहीं था, भीड़ भाड़ से बचने व एकांत में ही सफर करने के उद्देश्य से तथा प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के लिए व नई कहानी के विषय में सोच सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ले लिया। ये मिलेगा पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। उस डिब्बे में लेखक के अतिरिक्त और कौन था? नवाब थे। और कौन था? एक महिला। गलत। लखनऊ के नवाब, बिल्कुल सही। लखनवी नवाब के पास खाने का क्या सामान था? खीरे थे उसके पास 2, वो भी कितने? 2 खीरे। ये विशेष बात है। नेक्स्ट, नवाब के सामने रखे हुए खीरों को देख लेखक ने क्या सोचा? अब लेखक को नहीं पता कि आगे जाकर ये फेंकेगा। सबसे पहले की बात है ये कि नवाब के पास बर्थ के ऊपर 2 खीरे पड़े थे, पानी का लोटा पड़ा था, जीरा मिर्च ये सब पड़े थे। तो ये सब देखकर लेखक ने क्या सोचा? लेखक क्या सोचता है? अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे रखे होंगे, बिल्कुल यही सोचता लेखक। अकेले यात्रा करने के कारण, गलत। शौक फरमाने के लिए, नहीं। सेहत के प्रति चिंतित होने के कारण, नहीं। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। नवाब ने लेखक को क्या शौक फरमाने के लिए कहा? खीरे ही है तो खीरे का शौक के लिए कहेगा। जलेबी तो उनके पास थी नहीं, मिठाई थी नहीं, पूड़ी थी नहीं, तो खीरा ही उतर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवाब के सामने रखे खीरे को खाने के लिए किसने तैयार किया? नवाब ही करेगा। कैसे तैयार किया? ये भी आ सकता है। कैसे कैसे तैयार किया? खीरों को अच्छी तरीके से पोंछा, लोटे में रखे पानी से धोया, जाग निकाले, फांकों में परिवर्तित किया, जीरा मिर्च लगाया, इतने काम किए। ये भी ऑप्शन में बन सकते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन बनेगा उपयुक्त सभी। तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, नवाब ने किस किस्म के खीरे को शौक फरमाने के लिए लेखक को कहा? एक ही किस्म है, बालम खीरा। कौन सा खीरा? बालम खीरा। सादा खीरा, लखनवी खीरा, नवाबी खीरा। खीरे की प्रजाति का नाम आया तो उत्तर क्या होगा? बालम खीरा। खीरा लजीज होता है लेकिन होता शकीर, नामुराद, मैदे पर बोझ डालता है। यह कथन किसने किससे कहा? मैदे पर बोझ किसके डाला था? नवाब साहब के। दिखावा कौन कर रहा है? नवाब साहब। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा? नवाब ने लेखक से। ज्ञान अनंत है, लेते रहो। अर्थात ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक पढ़ोगे उतना ही कम है, और पढ़कर अपने आप को जितना अधिक इम्प्रूव करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। 53 में से 40 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, और इन 40 प्रश्नों के उत्तर एकदम सटीक होने चाहिए। और सभी पाठों के मैं प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आया हूं। एक पाठ हमारे और बचा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और साथ ही साथ जितने भी प्रश्न
आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव बताए हैं, ऑब्जेक्टिव बताए हैं या वर्ड मीनिंग बताए हैं। ध्यानपूर्वक आपको HB पेंसिल के साथ नोटबुक में भी लिखना है, बुक में भी लिखना है और अच्छी तैयारी करनी है। डाउट आने पर डाउट कॉलम में आपको डाउट पूछने हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।